भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जब बिहार में गठबंधन को लेकर चला ही नहीं सकते हैं तो पूरे देश में आप कैसे विपक्ष को एक करेंगे। श्री सिंह आज रहुई प्रखंड के इतासन गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये कहना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है तो क्यों वे बिहार को रसातल में धकेलकर पूरे देश में विपक्ष को एक करने में लगे हैं। आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि बिहार में बार बार चर्चा हो रही है विपक्षी एकता की, और 23 तारीख को जिन लोगों को जो बैठक बुलाए हैं उसमें माननीय मांझी जी की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया था। वो तो स्पष्ट था। तो जो इस्तीफा दिए हैं वो तो स्पष्ट है ना जी, कि जो बिहार में कहते हैं कि 7 दलों की सरकार हम चला रहे हैं, किस प्रकार की सरकार चली तो स्पष्ट है कि भाई आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद कहा क्या है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचता। तो आप सोचिए, आप जरा इसी को जरूर देखिए कि नीतीश बाबू 2020 के बाद कितने पार्टियों का मर्जर किए। लोजपा से एक विधायक बने, उसको मर्ज कर लिया। बसपा से एक विधायक बने, उनको मर्ज कर लिया। अब बताइए ये खतरा संतोष जी को हुआ कि भाई मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो जब कोई भी अगर दल आपके साथ है उसका मान सम्मान नहीं करिएगा तो कैसे कोई आपके साथ रह सकता। कभी नीतीश कुमार ने भाजपा पे यही आरोप लगाया था कि भाजपा जदयू को विलय कराने के प्रयास में थी आपके द्वारा। देखिए उनका तो जो आरोप में कोई दम है क्या, उनका तो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बता तो दिया आपको कि 2020 के बाद ही कितनी पार्टियों को मर्ज करा, कोई पार्टी छोड़ा है उन्होंने। एक समय में कांग्रेस का ही कितने विधान पार्षद को साथ कर लिया था, जिसमें उनके प्रदेश के अध्यक्ष उनको भी मिला लिया था। तो यह नीतीश बाबू का आज नहीं, सब पुराना इनका है वो, कि जितने भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं धीरे धीरे उन सबको समाप्त कर देना चाहते हैं। जो समझदार हैं वो समय पर हट जाते हैं, बच जाते हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन कड़ी कमजोर हो रही है? महागठबंधन देखिए फर्क देखिए क्या है, जब आप गलत काम करिएगा ना तो ही होगा। आप जरा समझिए, जब एनडीए की सरकार बनी 2020 के चुनाव में तो 43 सीट जेडीयू का था, 74 सीट बीजेपी का था, ये तो 17 हुआ। 4 मांझी जी का था, 121 हुआ, और 4 उस समय जो था मुकेश सहनी जी का था, 125 हुआ, और एक इंडिपेंडेंट विधायक था। 126 विधायकों की जो सरकार बनी थी तो कितनी मजबूत थी। और अभी एक कागज में 165 था जो निकल ही गए मांझी जी, अब 160 है। लेकिन आपको लगता है ना कि कहीं से भी ये जो आज महागठबंधन है वो मजबूत नहीं है। कारण क्या है भाई, आप जो साथ में आए हैं वो कोई विचारधारा के आधार पर नहीं आए, किसी कार्यक्रम के आधार पर नहीं आए, बल्कि नीतीश बाबू का है कैसे हम सत्ता में बने रहे और इसलिए वो आ गए। और इसलिए कब किसको कौन धोखा दे देगा क्या नाम उसको। क्या लगता है कि मांझी जी जाएंगे बीजेपी में? ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मांझी जी अपना एक वही सुलझे हुए नेता है, 43 वर्षों का उनका अनुभव, तो भी अपना जो उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, उनसे विचार विमर्श करके जो उनके हित में अच्छा होगा वो करे। 30 को पार्टी वहाँ बैठक के साथ महागठबंधन और बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आने वाले, जो सूचनाएं मिल रही हैं, क्या लगता है बैठक सफल होगा? एक बात बता देता हूँ, बैठ करके आप चाय पी लीजिएगा, बढ़िया नाश्ता कर लीजिएगा, बढ़िया बैठ लीजिएगा, कोई गलत मामला। लेकिन मैंने तो एक दिन और भी कहा था कि आखिर जो इस प्रकार का जो आयोजन कर रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या। आप जरा समझ लीजिए कि बिहार में ही 7 में से एक को तो आप साथ नहीं ले पाए, और देश भर के जितने नेता हैं पहले तय होगा ना कि नेतृत्व कौन करेगा, और जितने लोग हैं सब में आपस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जरा समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से कॉन्ट्रडिक्शन है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो वहां कांग्रेस से समाजवादी का कॉन्ट्रडिक्शन, आप बंगाल में चले जाइए तृणमूल का कांग्रेस से कॉन्ट्रडिक्शन, आप अगर आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो वहां केसीआर का कांग्रेस से कॉन्ट्रडिक्शन। तो इतने कॉन्ट्रडिक्शन है, कौन दूर करेगा। और ये जिम्मा, और जरा समझ लीजिए क्या कह रहे हैं जेडीयू के लोग कि हमारे नेता प्रधानमंत्री की रेस में नहीं। एक बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पा रहा था तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। अब बताइए, जब आपके नेता प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है ये नहीं, तो बिहार की जनता ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी थी कि आप एनडीए में रह करके बिहार का कल्याण करिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, आप छोड़े क्यों? आप इसलिए छोड़े ना कि एक रास्ता आपको दिख रहा है
कि महागठबंधन में जाकर के प्रधानमंत्री की रेस में आए? जब आप हैं ही नहीं तो किस बात के लिए लोगों को बुला रहे हैं और कौन सी चैरिटी कर रहे हैं जी? ये जो सबको इकट्ठा करने की बात है तो किसने मैंडेट दिया है? ये आप जरा समझिए कि बिहार के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं, कितना चैलेंज है, उस पर तो आपका कोई ध्यान नहीं। आप ध्यान कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जो बेसिक मुद्दे हैं बिहार के, उससे लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं कि भाई इतनी जो बेरोजगारी की समस्या है यहाँ पर, इतना भी कुछ महीने के बाद जब बाढ़ आएगी तो उसकी समस्या है, उसका कुछ परमानेंट इलाज तो किया नहीं। आज आपको मैं बार बार बोला हूँ कि पूरा देश जी जब 1991 के बाद से जब यहाँ की इकोनॉमी खोली गई, सब जगह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया, बिहार में काहे नहीं आता? क्योंकि आज भी यहाँ उद्योग लगाना सबसे कठिन काम है। ये बोलेंगे कि हमारी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन पूछिए कि आखिर निजी निवेश कितना है? आपको तो मीट करना चाहिए था कि कैसे बिहार में मक्का का इतना बड़ा इलाका है, भारत सरकार ने जो इथेनॉल का टारगेट है वो 34 करोड़ लीटर तक कर दिया, आगे और कैसे इस पर हो, उस पर कभी हुआ? एक भी बता दीजिए। कोई बैठक ये करते हैं, 5 साल में एक बैठक क्या करेंगे, कृषि रोड मैप, और उस पर भूला जाता है। आप बताइए 14 घंटे की मीटिंग करके समझिएगा कृषि की समस्या का समाधान हो गया, किसानों की समस्या का समाधान हो गया। अब आप देखिए खरीफ की बुआई शुरू होगी, जो बीज का वितरण करने के आप बता रहे हैं, इतना बीज हम बांटेंगे, समय पर मिलता है बीज? हमने तो कई बार मांग किया था कि आजकल जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला होता है, बीज का पैसा भी किसानों को सीधे उनके खाते में दे दीजिए, वो अपनी इच्छा से खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ जो वो मुख्य मुद्दा रहेगा, तो मुद्दा क्या है कि कैसे जो आज बिहार में इतनी बड़ी सब समस्याएं हैं, उससे जनता का ध्यान लेकर दूसरी तरफ जाए। पार्टी में भी खुद देख लीजिए और महागठबंधन में तो आपने देखा ही क्या हाल है। सब चर्चा है कि महागठबंधन के कई विधायक और एमएलसी भी बीजेपी के संपर्क में है, जो लोकसभा चुनाव तक तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए ये तो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन इतना तो मैं बता दूं कि मैं उस पार्टी में रहा हूं और मैं जानता हूं सब लोग। पूछ लीजिए सब जगह जितने उनके कार्यकर्ता है बिल्कुल हतोत्साहित, उनका मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ। काहे नहीं गिरेगा जी? नीतीश बाबू अपनी बात क्या करते थे, सुशासन, विकास। आपने देखा ना कि जो पुल गिरा उस पर क्या बचता है? कुछ बचता है क्या? सारी की सारी इमेज ध्वस्त हो गई। और कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी आप दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसा दिए काम हो रहा है क्या? क्या सुशासन है? कहीं नहीं, किसी चीज का चीज ही नहीं। तो इसीलिए जो भी उस पार्टी के साथी हैं, जो पहले बहुत सारे उम्मीद पाले हुए थे, अब सबको ठगा ठगा महसूस करें। और एक बात जरा जान लीजिए, आखिर जो जेडीयू में जितने पुराने सब साथी हैं, वो नीतीश बाबू के साथ काहे के लिए आए थे? क्योंकि नीतीश बाबू की पूरी राजनीति आरजेडी के खिलाफ थी और तब वहां पर आए थे। आप फिर उन्हीं की गोद में आप बैठ गए। तो जो उस पार्टी का लोग है, जितने वर्षों में संघर्ष किया, इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनको कैसा लग रहा हो? तो स्वाभाविक है जिस पार्टी का मोरल नीचे हो, कार्यकर्ता का मनोबल कम हो, उस पार्टी का क्या भविष्य? में तो कई बार बोल चुका हूँ। महागठबंधन की बैठक हो रही है और विपक्षी दलों की भी बैठक हो रही है, उसके पहले इस तरह का बिखराव, क्या सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? महागठबंधन सेहत है ही नहीं तो मैं क्या बता, असर क्या मत बता दें। देखिए तो आपको हाड़ी के एक चावल से पता चल जाता कि चावल पका है कि नहीं या कच्चा है। वही हाल है यहाँ। आप जितने भी विधायक हैं आरजेडी के विधायक, उनसे पूछ लीजिए भाई उनके कितने विधायक हैं आज की तारीख में? 78 हैं। और वो मान रहे हैं मुख्यमंत्री किनको? नीतीश बाबू को। और जब चुनाव में गए थे 2020 में तो किन नेतृत्व ले रहे थे कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो उनको क्या अच्छा लग रहा होगा क्या? तो स्वाभाविक है कि चाहे वो आरजेडी का विधायक हो, उसको भी लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा विधायक है फिर भी मेरा नेता मुख्यमंत्री नहीं। अब जेडीयू के जितने भी लोग हैं उनको लगता होगा कि भाई देखिए तो रोज ही हमारी पार्टी में इस प्रकार का क्षरण हो रहा है, कुछ बचा ही नहीं है वहां।